गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं नमस्कार राहुल जी। जो हमने एक हमारे नेटवर्क ने एक बड़ा बिग एक्सक्लूसिव किया प्रधानमंत्री जी का, उसमें से जो एक चीज़ निकल कर आई, दो चीज़ें रादर। एक तो इन्फ्लेशन पर उनकी कमेंट्री कि हाँ इन्फ्लेशन थोड़ी बड़ी ज़रूर है लेकिन फिर भी बाकी देशों के मुकाबले कंफर्टेबल है, और दूसरा कोविड के बाद जिस तरीके से एक कैश प्रिंटिंग को अवॉइड किया इंडिया ने कंपेयर टू वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज, उस पर जो उन्होंने एक व्यू दिया। क्या आपको लग रहा है ये दो कारण काफी होंगे आगे भी इंडियन मार्केट के आउट परफॉर्मेंस के लिए? जहां तक मुझे लगता है, सो सेकंड कारण जो आपने बताया, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया, वो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली दैट विल इंश्योर कि लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी है वो इंडिया में ठीक ठाक बनी रहे। बिकॉज आप डेवलप मार्केट्स में पर्टिकुलरली यूएस को देखें तो उनके काफी सारे इन्फ्लेशन रिलेटेड चैलेंजेस अब इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बैलेंस शीट एक्सपेंशन की वो द लास्ट गुड नंबर ऑफ इयर्स, एंड इसलिए आज अभी उनको अ, अ, एक जरूरत पड़ गई है इन ऑर्डर टू स्टार्ट कंट्रोलिंग द बैलेंस शीट। और इंटरेस्ट रेट हाइक से उनको जो इन्फ्लेशन नीचे लाने की जितनी क्षमता थी उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी यहाँ से मतलब बैलेंस शीट का उनको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो हमें वो चैलेंज डेफिनेटली नहीं दिख रही हमारे सामने। बट नियर टर्म इन्फ्लेशन विच इज जो हम सब जानते हैं इज मोर बिकॉज ऑफ एग्री इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन आरबीआई के हिसाब से भी इट इज रिलेटिवली इन कंट्रोल, इज समथिंग दैट वी हैव टू वरी अबाउट। बट जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट में देर इज बीन अ रियलाइजेशन अबाउट दिस काफी समय से, क्योंकि एल नीनो की चर्चा करीब साल की शुरुआत से हो रही है। एंड बफर स्टॉक्स वगैरह मुझे लगता है कि सेटअप किए गए हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सीरियल्स जो है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। ऑयल सीड्स और ऑयल पल्सेस वगैरह में हमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक एक चैलेंज जरूर है, लेकिन शायद गवर्नमेंट इज गेयर्ड अप टू मैनेज इट एज वेल। ओके। तो ताहिर जी, आपको लगता है कि ये इंडियन मार्केट की जो इस साल आउट परफॉर्मेंस रही है उसके बावजूद यहाँ पर अभी भी मौके हैं, या फिर अब आप थोड़ा सा कॉशियस हो रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं? ये देखिए, ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटी सेट है वो अभी भी है, बट लेकिन ऑब्वियसली काफी हद तक, कुछ बहुत सारी हद तक मतलब अच्छे पॉकेट्स ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट ने परफॉर्म किया है। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि कुछ पॉकेट्स ऐसे भी है जहाँ पे मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बना सकते हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ चीपनेस क्योंकि वो सस्ते हैं, या तो फिर उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट या साइकिल की रिवर्सल की आप अपेक्षा कर सकते हो। तो आई थिंक दोनों चीजें हो रही है एज ऑफ नाउ। वी हैव आल्सो गॉट पॉकेट्स व्हिच आर अट्रैक्टिव, वी गॉट पॉकेट्स व्हिच आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज वेयर दे वर मे बी 3 months बैक और 6 months बैक। मैं नहीं कहूंगा कि ऐसी दिक्कत आ गई है जहाँ पे मतलब इट्स अ कम्प्लीटली नो गो सिचुएशन। इकोनॉमिक साइकिल अभी भी अपने फेवर में है और उसका ध्यान रखना जरूरी है। सो आई थिंक पूरी तरह से इकोनॉमिक साइकिल को इग्नोर करके सिर्फ मार्केट साइकिल पे ध्यान देना मे नॉट बी द वाइज थिंग टू डू, क्योंकि अर्निंग्स में आपको शायद सरप्राइजेस, पॉजिटिव सरप्राइजेस आने की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके चलते हुए आपको शायद जो रियल वैल्यूएशंस है वो इतने ज्यादा महंगे ना हो जितने नजर आ रहे हैं। चलिए। अच्छा ताहिर जी, अब आते हैं कुछ ऐसे स्पेस पे जिन्होंने थोड़ा सा अब बाजार का कन्विक्शन जीता है फिर से। हम मेटल्स की बात कर पे आते हैं सर। मेटल्स जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आए, और मतलब आज से 6 महीने पहले या फिर साल भर पहले लग रहा था कि शायद ये साइकिल काफ़ी समय के लिए रिवर्स हो गई है, बट मेटल्स ने क्या आपको भी सरप्राइज किया? मेटल्स पे आपका व्यू क्या है? अधिकतर फ्रंट लाइन स्टॉक्स जो है वो अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स इज एट ऑल टाइम हाई। चाइना जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को पुश बहुत अच्छा देने में एक काम कर रहा है, आपका मेटल्स पे व्यू क्या है इस वक्त? जी, मैं कहूँगा कि फ्रैंकली कमोडिटीज में जो तेजी हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, वो मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग रही। और शायद मैं कहूँगा कि हमारे पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत ज्यादा हमने कमोडिटीज पे इतना ज्यादा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि कुछ पॉकेट्स में हमारे पास एक्सपोजर था, लेकिन क्लियरली जो इंटेंसिटी से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, दैट इज कम एज अ सरप्राइज। कुछ हद तक ऑब्वियसली चाइना इज द लार्जर पार्ट विच इज प्लेड आउट इन द लास्ट सम टाइम, लेकिन
it's more about control of supply, न कि डिमांड। आई मीन जो हमने एक्साइटमेंट कमोडिटी में देखी ये इसलिए हुई है क्योंकि चाइना से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो इस बात के हैं कि बेसिकली सप्लाई से पता नहीं बढ़ेगी, एंड गिवन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉकेट्स में सप्लाई कट्स का ट्रेंड चलता रहेगा। सो आई थिंक दैट इज द थिंग। कुछ पॉकेट्स डेफिनेटली है जो अंडर परफॉर्म किए हैं, जहाँ पे मतलब वैल्यूएशन ठीक है और सस्ते भी है, प्लस एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है। सो आई थिंक एक पॉप डेफिनेटली एक्सपेक्टेड, आई मीन हो सकता है प्ले आउट हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी एज ऑफ नाउ एक कॉल लेना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है एट दिस स्टेज एज फार एज कमोडिटी, पर्टिकुलरली मेटल कमोडिटीज की बात करें। मेटल्स पे ताहिर जी का आपने व्यू सुना है। अच्छा, इस बीच एक दो स्पेसेस को और छू लेते हैं, जैसे कि वोल्टा सुबह से एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखा रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके। डिक्सन में अच्छा मूव है, हेवल्स अपने करियर के हाइस के आसपास ट्रेड ही कर रहा है। ताहिर जी, ये पूरा का पूरा स्पेस वाइट गुड्स सेगमेंट कैपिटल गुड्स में ही आता है, इसको हम श्रेणी में शामिल करते हैं। ये मिड CY22 से काफ़ी हद तक प्रेशर में रहा टिल द बिगिनिंग ऑफ 23, बट अब धीरे धीरे यहाँ पर कन्विक्शन लौट रहा है। मैं इस दौर के सबसे बुरे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, वोल्टास वो भी अच्छे पुल बैक मोड में है। वाइट गुड कुछ आपको चेस करना इस वक्त तर्कसंगत लगता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसने बीते 6 महीने के इस मार्केट के अपसाइड में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया अब तक? तो वीरेंद्र जी, वन सेकेंड, ये जो स्पेस है जहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन ड्यूरेबल्स वाला एक जो हिस्सा है वो क्लियरली अंडर परफॉर्म जोन में था, और कुछ कुछ कंपनीज के स्पेसिफिक कारण थे, और हमने उसको वैल्यू के रूप में देखा है। और सो हमारे वैल्यू स्ट्रेटजीज में हमने इसका अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन किया था, स्पेशली क्योंकि उस स्ट्रेटजी में हम जहाँ पे पेसिमिज्म सबसे ज्यादा हो जाता है वहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो क्लियरली पिछले 6 महीने में फॉर वन रीजन और द अदर कुछ रीजन स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री थे, कुछ रीजंस कंपनी से जुड़े हुए थे। तो हमने उनको वो जो पेसिमिज्म वाला माहौल था उसमें हमने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की थी। और आई थिंक कुछ ऐसे फ्रेंचाइजेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाते हैं, लेकिन दे गो थ्रू नियर टर्म मिड टर्म चैलेंजेस। आई थिंक ऐसे काफी सारे हमने देखे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में, QSR में, स्पेस में भी, जहाँ पे ऐसी दिक्कतें आई थी। तो आई थिंक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको हमारे स्ट्रेटजीज में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है, और हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे इवेंचुअली जो टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड था या स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी वो दिखाई दे रही है या लौट के वापस आ रही है। ओके, यहाँ पे देखिए मेटल्स पे एक डिसाइसिव डिस्कशन हुआ हमारा, और साथ ही साथ हुआ हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे, वाइट गुड सेगमेंट पे। अच्छा, एक स्पेस और आता है जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे छूना चाहूँगा, जिस पे बाजार थोड़ा सा अपना कन्विक्शन पिछले 4-5 दिन से या फिर हफ्ते 2 हफ्ते से लौटा कर लेके आया है, और उसके पीछे कारण था प्राइस हाइक्स। केमिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको लगता है कि इन रीसेंट प्राइस हाइक्स से अब एक कन्विक्शन लौट रहा है पिछले 1 महीने में जो केमिकल प्राइसेस में अपस्विंग आया है उसको देखने के बाद, और जो सॉफ्टनेस हमने देखी है पिछले 3-4 महीने में केमिकल स्टॉक्स में, अब री एंट्री का मौका दे रही है एक रीजनेबल? तो अगेन इसकी प्रक्रिया करीब करीब मतलब मेटल स्टॉक्स और मेटल कमोडिटीज के समान है, और हम उसको लगभग वही लेंस से देख रहे हैं कि मतलब बहुत बीटन डाउन स्पेस है। प्राइस हेडलाइन प्राइसेस में इरोजन था, चाहे वो स्टील में हो चाहे फिर वो केमिकल कमोडिटीज में हो। एक साइकिल हमने देखी थी, बहुत पॉजिटिव साइकिल देखी थी हमने 2021 में स्पेस में, और फिर 22 में डिक्लाइन देखा। लेकिन तो एक बॉटम फिशिंग वाली एक जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, लेकिन इसमें अभी और डिसर्निंग होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि केमिकल साइकिल पास्ट जो 2 साल पहले जो साइकिल थी उसमें हमने देखा कि बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स साथ में चले थे। शायद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार इट may not benefit everybody and we will have to be a lot more there will be parts of chemicals which will do well, parts of chemicals which may not do well, और थोड़ा स्पेशलिटी पे फोकस करना, और जहाँ पे मतलब प्राइसिंग की स्ट्रेंथ शायद ज्यादा ड्यूरेबल हो सकती है, न कि जस्ट कि बॉटम से आपको मतलब वो एक रिकवरी दिखे।
वो वाली कंपनीज पे शायद शायद हम ज़्यादा ध्यान देना पसंद करेंगे। अच्छा ताहिर जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और यहाँ पे, एक बास्केट जो हमारी पहले बहुत थिन हुआ करती थी रिगार्डिंग स्टॉक्स, अब काफ़ी वाइड हो गई है, और वो है हॉस्पिटल स्टॉक्स की। एक ज़माने में सिर्फ अपोलो था, फिर हमारे पास फोर्टिस, फिर हमारे पास मैक्स, फिर हमारे पास ये थार्थ, बहुत बड़ा बास्केट अब हो चुका है, और इसने पैसा बना के दिया भी है और हायर लेवल्स पर सस्टेन भी कर रहे हैं, कोई हारा नहीं है इन स्टॉक्स में। आपका व्यू क्या कहता है, क्या क्या, क्या यहाँ से जिस प्रकार से अब जो नॉन कोविड रेवेन्यूज़ हैं वो फिर ठीक ठाक हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, सर्जरीज फिर रिज्यूम हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म जो है वो अपने चरम पे है इस वक्त, क्या ये भी एक परफेक्ट चॉइस है इस वक्त, ये 4-5 स्टॉक्स इंक्लूड करने का अपने पोर्टफोलियो में, या फिर एटलीस्ट एक रीजनेबल स्पेस देने का? आई एग्री विथ यू, और काफी हद तक हम हमारे भी हिसाब से मिलते जुलते हैं। सो बेसिकली आई थिंक हॉस्पिटल्स इज अ स्पेस जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव रहे हैं, और एक हेल्थ केयर की जो एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी इंडिया में उभर के आ रही है। सो बेसिकली आई थिंक दो ट्रेंड्स यहाँ पे क्वाइट प्रोमिनेंट है। एक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक अनऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला एक शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। सो रीजनल चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर बिकमिंग प्रोमिनेंट, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो लार्जली रीजनल फॉर्मेट से उभरता है कि पहले एक दो रीजन में आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, फिर आप धीरे धीरे करके अपने लोकेशंस बढ़ाते हो। तो आई थिंक ये ट्रेंड जारी है जहाँ पे मतलब स्मॉल हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली गिविंग वे टू some of the regional chains and maybe one or two of the large and national chains as well. The second चीज ये हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस की एडॉप्शन जो है कंट्री में वो इंक्रीज होती जा रही है, एंड पेनिट्रेशन वहाँ पे बढ़ रही है। तो उसका नतीजा ये होता है कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो ऑब्वियसली आप फिर अपनी जो मेडिकल सर्विसेज या मेडिकल आपको हाँ मेडिकल सर्विसेज जो आप लेना चाहते हो, यू विल प्रेफर टू टेक फ्रॉम better hospitals, more organized hospitals, rather than going to your nearby nursing home या clinic. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो एट प्ले, और ये दोनों चीजें काफी हद तक स्ट्रक्चरल है हमारे हिसाब से। तो आई थिंक दिस स्पेस देयरफॉर लुक्स क्वाइट एक्साइटिंग। प्लस आपने कुछ कारण बताया, बेसिकली मेडिकल टूरिज्म प्लस पोस्ट कोविड सर्जरीज एंड ऑल दोस थिंग्स दैट विल आल्सो फ्रॉम अ मोर cyclical perspective come back. तो एक अच्छी रेसिपी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर आ रही है, एंड we are getting more names also, जैसे आपने बताया कुछ हॉस्पिटल्स नए भी लिस्ट हो रहे हैं और उनमें भी एक पोटेंशियल हमें नजर आ रही है। सो आई थिंक इट्स नाइस दैट ये एक स्पेस वाइडन होती जा रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मेरे एक एक प्रश्न के उत्तर में आपने हर एक सेक्टर को बखूबी पेश किया, आपकी सोच को, आपके विचारों को। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक खास बातचीत हम मारुति की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे कुछ देर में, और बात करेंगे मारुति को लेकर भी, प्लस इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खास इंटरव्यू को लेकर जो मनी कंट्रोल को उन्होंने दिया है, उन्होंने जो बातें रखी हैं उस पर मारुति की सोच क्या है, समझ क्या कहती है। छोटे से ब्रेक के बाद।